70 साल की एक बूढ़ी औरत के आसपास मीडिया, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, पत्रकार और बहुत से लोगों की भीड़ लगी थी। वो बूढ़ी औरत सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद कर रही थी। आखिर कौन थी ये औरत और इसके आसपास इतनी भीड़ और पब्लिक इकट्ठी होने का क्या कारण था? ये जानने के लिए हमें 5 साल पीछे जाना होगा। सुनो, कहाँ हो? जल्दी करो, पहले ही देर हो चुकी है। तुम्हारी माँ बस स्टैंड पर तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। हाँ, जा रहा हूँ लेने। गांव की बस थोड़ी देर से ही आती है। क्या बात है, आज काम वाली नहीं आई? अब क्या जरूरत है काम वाली की? तुम्हारी माँ आ तो रही है। अब इतनी महंगाई में मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए थोड़ी ही दूंगी। बदले में घर का काम करेंगी, तभी हमें भी फायदा होगा। पति का देहांत हुए कई बरस बीत गए थे। बेटा बहू शहर में रहते थे। शीला तो खुश थी कि अपने बेटे बहू के घर आराम की जिंदगी जीने को मिलेगी, पर वो अपने बेटा बहू के घर माँ नहीं बल्कि नौकरानी बनकर जा रही है। अरे ओ माँ जी, कहाँ हो? हमें ऑफिस जाना है। आपको पता है ना, ये शहर है, यहाँ सब कुछ टाइम के हिसाब से होता है। हमारा नाश्ता और लंच पैक किया या नहीं? ला रही हूँ बहू। वो आज बड़े दिनों बाद अजय की पसंद की गट्टे की सब्जी बनाई थी, उसी में समय लग गया। माँ, एक बार बनाने से पहले पूछ तो लेती। शायद आपको पता नहीं है, मैंने बेसन खाना छोड़ दिया है। अब मैं वो पहले वाला अजय नहीं रहा जो गांव में जो मर्जी खा लेता था। अब मैं शहर में रहता हूँ, यहाँ के हिसाब से ही खाता पीता हूँ। खैर छोड़ो, अब आपने बना ही दिया है तो क्या बोलूं। माँ जी, कान खोलकर सुन लीजिए। आज के बाद आप हमसे बिना पूछे कुछ भी खाने का नहीं बनाओगी। और हाँ, मैं बाहर से ताला लगाकर जा रही हूँ। कपड़े पड़े हैं धो देना, और शाम को जब तक मैं आऊँ आप सारा काम निपटा लेना। शीला के बेटा बहू उसे घर में बंद करके रखते थे। सारा दिन शीला घर के कामों में लगी रहती थी, पर एक दिन तो हद ही हो गई। इतना घी, तेल, इतनी चीनी, चाय, आटा, मेरा राशन पूरे 2 महीने फालतू चलता था। जब से आप आई हो 15 दिन में ही सारा सामान खत्म हो जाता है। सुनो अजय, अब हम रसोई में भी ताला मार कर जाएंगे। अजय बेटा, मेरा विश्वास करो, मैंने कोई राशन खर्च नहीं किया। वो तुम्हारे और बहू के ऑफिस के दोस्त कई बार आ चुके हैं, उन्हीं के लिए खाना बनता रहा है। देखा अजय, अब इन्हें हमारे दोस्तों के आने से भी परेशानी है। माँ, कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। हैं? हमारे ऑफिस के दोस्त रोजाना कहाँ आते हैं? अजय बेटा, तू एक काम कर, मुझे गांव की बस में बिठा दे। मैं वापस गांव चली जाऊंगी। गांव का रास्ता तो आप भूल ही जाओ। आपकी वजह से मैंने अपनी सारी काम वालियां हटा दी। अब आप चली गई तो काम कौन करेगा? चलो अजय। शीला रो पड़ती है। उसके बेटा बहू ने अब रसोई में भी ताला लगाना शुरू कर दिया। शीला भूखी प्यासी बीमार रहने लगी। एक दिन जब पानी सर से ऊपर उठ गया तो शीला रात के अंधेरे में घर से भागने को मजबूर हो गई। रात का समय, ऊपर से अंधेरा। शीला लगातार चलती जा रही थी। उसे वहां से दूर जाना था। अगर मैं गांव गई तो ये दोनों मेरे पीछे वहां पहुंच जाएंगे। मैं दूसरे शहर की बस में बैठ जाती हूँ। शीला दिल्ली की बस में बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने साथ हुए सारे अत्याचार याद कर रही थी। अचानक शीला बस में बेहोश हो जाती है। उसके बराबर में एक लड़की बैठी थी जो उस पर पानी की कुछ बूंदें छिड़क कर होश में लाती है। शीला उसे धन्यवाद कहती है। बातों ही बातों में उस लड़की को शीला की सारी दुख भरी बातें पता चलती हैं। लड़की शीला को अपने साथ ले जाती है। उस लड़की का नाम प्रिया था। वो एक समाज सेविका थी और गरीबों की सहायता करती थी। मैं क्या करूं बेटी, मैं तो गांव भी नहीं जा सकती। अम्मा जी, आप जैसी बहुत सी बुजुर्ग महिलाओं के लिए मैं मदद की पूरी कोशिश करती हूँ। आप जैसी बहुत सी महिलाओं को रोजगार के साधन खुलवा कर देना ही मेरी संस्था का कार्य है। आप जिस कार्य में निपुण हैं, मेरी संस्था के द्वारा आप उस कार्य को शुरू कर सकती हैं। बेटी, मुझे तो सिर्फ रोटी सब्जी ही बनाना आता है, बाकी तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं। अम्मा जी, आपको पता है खाना बनाना भी एक कला है। अगर आप बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, तो मैं आपको एक ऐसी रसोई खुलवा कर दे सकती हूँ जहाँ पर आप सस्ता खाना बेचकर कमाई कर सकती हैं। आपकी रसोई में कम पैसों में खाना मिलेगा, जिससे गरीबों को बढ़िया खाने से पेट भरने में मदद मिलेगी। अम्मा जी, दिल्ली में रोजाना लाखों लोग रोजगार के लिए आते हैं और बाहर का खाना खाते हैं। अगर उन्हें 20 रुपए की एक थाली में घर जैसा खाना मिलेगा तो वो आराम से आपकी रसोई में खाना खा सकते हैं। सच बेटी, ये तो बहुत ही पुण्य का काम है। मैं इस काम को जरूर करूंगी। और फिर उस लड़की की मेहरबानी से शीला खाना खिलाने की एक रसोई को लेती है, जहाँ पर वो रोजाना की थाली तैयार करके 20 रुपए में देती थी।
जिसमें 4 रोटी, 1 सब्जी, 1 दाल, अचार, चावल, रायता, सब कुछ भरपेट 20 रुपए की थाली में खाने को मिल जाता था। आज पिछले 5 सालों से शीला इस रसोई को संभाल रही है। शीला ने अपने साथ साथ और भी महिलाओं को अपनी रसोई में काम करने का मौका दिया। उस रसोई में सिर्फ महिलाएं ही खाना बनाती हैं। शीला के बारे में सारे अखबारों और मीडिया में छपने लगा है। शीला ने आज बहुत सी औरतों की मदद करके अपना खाना बनाने के व्यापार को ऊंचाई की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। प्रिया आज भी शीला को मिलने आती है। शीला को अपनी मेहनत और हिम्मत के लिए महिला आयोग की तरफ से पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें प्रिया भी शामिल है। आज मुझे महिला आयोग की तरफ से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शायद मैंने अपने जीवन में ये कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो अपनी जिंदगी को हार चुकी थी, पर प्रिया बेटी ने मुझे नई जिंदगी जीने का रास्ता बताया। शुक्रिया मेरी बेटी, तुम हमेशा खुश रहो। तुमने अपनों से बढ़कर मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अरे भैया हटो, वो मेरी सासू माँ है। अरे मुझे स्टेज पर जाना है। हाँ भैया, मेरी माँ को पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। मैं उनका बेटा हूँ। आज मेरी कोई औलाद नहीं है, पर मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि मुझे हर जन्म में प्रिया जैसी औलाद दे। अरे भैया, आपको सुनाई नहीं दिया? शीला जी का कोई बच्चा नहीं है, फिर आप उनके बेटे बहू कैसे हो सकते हैं? चलिए चलिए, हटिए हटिए, जाइए यहाँ से। अजय और सुमन जब शीला के मुंह से ये शब्द सुनते हैं तो उनके पास वहाँ रुकने के लिए कुछ था ही नहीं। वो अपना समूह लेकर वापस लौट जाते हैं, पर शीला उन्हें देख चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। वो सबके सामने प्रिया को गले से लगा लेती है। सोनपुर गांव में केशव नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। मजदूरी का काम मिल जाए तो परिवार का पेट भर जाए, नहीं तो परिवार रूखी सूखी खाकर ही सो जाता था। एक दिन, सुनो जी, तुम एक काम क्यों नहीं करते? इस गांव में तो कोई काम मिलने से रहा। तुम वो पहाड़ी के पार वाले गांव में भी तो जाकर कोई काम ढूंढ सकते हो, शायद कोई काम मिल जाए। पर कमला, उस पहाड़ी का रास्ता बहुत खराब है। ज्यादातर सुनसान ही रहती है पहाड़ी। पर कुछ तो करना पड़ेगा जी। बच्चों को कब तक रूखा सूखा खिलाते रहेंगे? कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना जी। ठीक है कमला, मैं कल सुबह ही दूसरे गांव के लिए निकल जाऊंगा, ठीक है, ताकि समय से वापस आ सकूं। कमला अगले दिन केशव को कुछ भुने चने और गुड़ बांध कर देती है। सुनो, ये कुछ भुने चने और गुड़ लेते जाओ, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। केशव मजदूरी करने के लिए दूसरे गांव निकल पड़ता है। वो उस पहाड़ी के रास्ते चलता जाता है। आधे रास्ते चलने पर केशव थक जाता है। वो सोचने लगता है, थोड़ी देर यहीं इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। अरे कमला ने ये भुने हुए चने और गुड़ दिया था, थोड़े खाकर भूख मिटा लेता हूँ। केशव जैसे ही चने और गुड़ खाने लगता है, एक चींटी उसके पास आती है। भैया, क्या थोड़े से गुड़ और चने मुझे दे सकते हो? मैं और मेरी बहनें भूखी हैं। हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, ये लो, तुम इन गुड़ और चनों से अपना और अपनी बहनों का पेट भर लो। चींटी खुशी खुशी वो गुड़ और चने अपनी बहनों को खिलाती है। जैसे ही चींटियां गुड़ और चने खाती हैं, देखते ही देखते वो सब सुंदर परियां बन जाती हैं। केशव ये सब देखकर हैरान रह जाता है। शुक्रिया राहगीर, आज तुम्हारी वजह से हम श्राप से मुक्त हो गई। हम परीलोक से धरती पर घूमने निकली थी। इस पेड़ के नीचे एक महात्मा भोजन कर रहे थे। हमने भूल से उनके भोजन में कंकड़ फेंक दिए, जिससे उन्होंने हमें चींटी बना दिया और श्राप दिया कि जब तक कोई राहगीर हमें भोजन नहीं देगा, हम अपने असली रूप में नहीं आ पाएंगी। पर तुम इस पहाड़ी पर कैसे? यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। केशव परियों को सारी आपबीती सुनाता है, जिसे सुनकर परियां भी बहुत दुखी होती हैं। वो केशव से कहती हैं, तुम चिंता मत करो केशव, तुमने आज हमारी सहायता की है, इसलिए हम भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। ये जादुई चूल्हा है, इस पर बर्तन रखते ही ये जल उठेगा
और तुम जो भी कुछ खाने को मांगोगे बर्तन में पक जाएगा। मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। जैसे ही तुम एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा बोलोगे, चूल्हा खाना पकाना रोक देगा। केशव को जादुई चूल्हा देकर परियां अपने लोक में वापस चली जाती हैं। केशव वो चूल्हा लेकर खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। अरे तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गए, और ये चूल्हा कैसा? अरे कमला रुको, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। तुम एक पतीली लेकर आओ। हाँ। कमला एक खाली पतीली लेकर आती है। केशव पतीली को जादुई चूल्हे पर रखता है और चूल्हा जल उठता है। केशव दाल बोलता है और पतीली दाल से भर जाती है। केशव एक एक करके चूल्हे पर बर्तन रखता जाता है और मिनटों में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर कमला और बच्चे बहुत खुश होते हैं। देखा कमला, मिनटों में सारा खाना इस चूल्हे पर तैयार हो रहा है। और कुछ चाहिए तो बोलो। बस बस, अभी इतना बहुत है हमारे लिए। ठीक है, मैं इस चूल्हे को अब बंद कर देता हूँ। एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा। केशव मंत्र बोलता है और चूल्हा बंद हो जाता है। अब केशव के परिवार को भूखा भी नहीं सोना पड़ता था। एक दिन, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक चाय का ढाबा खोल लें। इस चूल्हे पर चाय और पराठे बनाकर बेचा करेंगे। इससे थोड़ी कमाई भी होनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारी काम की तलाश भी बंद हो जाएगी। कह तो तुम ठीक रही हो कमला, बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक दुकान किराए पर ले लेता हूँ। जो पैसे आएंगे उससे किराया भी भर देंगे और घर खर्च भी निकल आएगा। केशव घर के नजदीक ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता है और जादुई चूल्हा रखकर चाय बनानी शुरू कर देता है। धीरे धीरे केशव का चाय नाश्ते का ढाबा चल पड़ता है। आने जाने वाले लोग केशव के ढाबे पर रुककर चाय पराठे खाया करते थे। जिन गरीबों के पास पैसे नहीं होते थे, केशव उन्हें मुफ्त में ही खाना बांट दिया करता था। उसे अपनी गरीबी के दिन याद थे। धीरे धीरे केशव की गरीबी की हालत में सुधार होने लगता है। एक दिन, अरे भाई केशव, कैसे हो? अरे मोहन, अरे तुम शहर से कब आए भैया? है गांव का तो रास्ता ही भूल गए लगता है। बस काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो तुम्हारी भाभी को यहाँ गांव में कुछ काम था ना, तो 2-1 दिन के लिए आए हैं। मैंने सुना है तेरे तो वारे न्यारे ही हो गए हैं। तूने ढाबा खोल लिया यार, जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है। हाँ मित्र, बस सब भगवान की कृपा है। बात कुछ और ही है। ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे सच का पता लगाना ही होगा। अगले दिन केशव ढाबे पर जाता है। मोहन भी उसके पीछे पीछे जाता है। अरे मोहन, अरे इतनी सुबह सुबह। मैंने सोचा कल वापस शहर जा रहा हूँ, तो आज तुम्हारे ढाबे पर ही चाय नाश्ता कर लूं, है कि नहीं? पता नहीं शहर से फिर कब आना हो। हाँ मोहन, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये भी कोई कहने की बात है। अरे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और पराठा लेकर आता हूँ ना। केशव ढाबे की रसोई में चला जाता है। मोहन केशव को छुपकर देखने लगता है। ये क्या जादू है? केशव ने इस चूल्हे पर पतीली रखी और खाली पतीली चाय से भर गई। अरे अब ये तवा रख रहा है, ये क्या पराठा भी बन गया? ये तो कोई जादुई चूल्हा है। अच्छा, तो ये बात है। तभी कहूं, ये रूखी सूखी खाने वाले ने ढाबा कैसे खोल लिया? ये चूल्हा वैसे मेरे पास होना चाहिए, मैं इसे चुरा लेता हूँ। हाँ। शाम को जब केशव घर लौट जाता है, मोहन रात के वक्त चूल्हा चुराकर पत्नी के साथ शहर भाग जाता है। केशव जब ढाबे पर आता है, चूल्हा गायब होता है। अरे कमला, कमला, अरे हमारा जादुई चूल्हा चोरी हो गया है। अब हम क्या करेंगे? कैसे पैसे कमाएंगे? सुनो जी, जो हो गया सो हो गया। इस बहाने हमें मार्गदर्शन तो मिला।
अब आप एक नया चूल्हा लेकर इस ढाबे को आगे बढ़ाओ। देखना, आपकी मेहनत रंग लाएगी। केशव एक मेहनती व्यक्ति था, इसलिए उसने फिर से एक नई शुरुआत की। उधर जब मोहन अपनी पत्नी के साथ शहर में अपने घर पहुंचा, जाओ शीला, एक खाली पतीली ले आओ। अभी तुम्हें इस चूल्हे का जादू दिखाता हूँ। जादुई चूल्हे, मुझे पुलाव चाहिए, पुलाव। चूल्हे पर बर्तन रखकर मोहन ने जैसे ही पुलाव बोला, चूल्हा जलने लगा और पुलाव बनता चला गया। मोहन चूल्हे को फूंक मार मार कर बंद करता रहा, पर वो बंद ही नहीं हो रहा था। अरे, ये चावल बनने तो बंद ही नहीं हो रहे। अरे, ऐसे तो पूरा कमरा भर जाएगा। हम दोनों चावल के ढेर में दबकर मर जाएंगे। शीला, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो एक ही रास्ता है, इस चूल्हे को तोड़ दो। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं इस घटिया चूल्हे को तोड़ देता हूँ। मोहन गुस्से में चूल्हे को पटक कर तोड़ देता है। चूल्हे के 2 टुकड़े हो जाते हैं और जादू खत्म हो जाता है। चूल्हे की जगह मिट्टी का ढेर पड़ा रह जाता है। केशव को जादुई चूल्हे की मदद से काम मिल जाता है और वो मेहनत से पैसे कमाने लगता है, जबकि मोहन के हाथ में आकर जादुई चूल्हा मिट्टी हो जाता है। किस्मत भी उनका ही साथ देती है जो ईमानदार और नेक दिल होते हैं। चोर और मक्कार व्यक्तियों के हाथ सदा ही खाली रह जाते हैं। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।